जय हिंद दोस्तों। जो अपना नया साल चल रहा है 2025 में, तो दोस्तों यहां से हम लोग क्या करें, आज से आपको मैं डेली वो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यानी आपके एग्जाम के पहले तक ये मान चलो मैंने टारगेट बना रखा, मैं 50 सेट यहाँ पे कराऊंगा। और ये 50 सेट आपके वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे गए। और मैं यही चाहूंगा कि हर सेट से अगर हर बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करता है और हर सेट के सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करता है, तो हर सेट से ये मान चला कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म वहां से देखने को मिलेगा। लेकिन बस यही रहेगा, मैं जो पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कराता हूं और जो जो पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं, ये सारे पॉइंट आपको वहां पे नोट करने हैं। तो जब आपका एग्जाम पहले अपने ये 50 सेट वहां पे जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, आप खुद देख लेना कि आप कहीं से प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या कोई भी आपने पास आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का कोई पेपर हो, तो आप खुद देख लेना कि क्या वहां पे हमने 45 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सही कर पाए। लेकिन इसके लिए जो चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, सारे पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते चलना। तो और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपके एग्जाम तक मैं आपको ये 50 सेट तो कराऊं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं जो सीधे सीधे आपके पेपर वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग ये सेट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊं, सारे पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। अगर आपको लगता है भाई हमें इसी बार अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो जो जो पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला सेट। और दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जो कि आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में जयपुर JRF में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इनके आंसर दिया करिए कि आखिर इसका आंसर होगा क्या, क्या आंसर इसका हमारा यहाँ पे हो सकता है। वैसे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट भी होंगे, वैसे काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर भी दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन बच्चों का रेक्टिका आ रहा है ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये मान चलना कि अगर आपने ये 50 सेट सॉल्व कर लेते हैं, तो यकीन मान चलना आप कभी भी प्रैक्टिस सेट देके देख लेना कि आपके एग्जाम में कम से कम नहीं 45 ज्यादा सेम टू सेम यही छपे रहेंगे। बस जो पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट होने चाहिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट करना, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसमें एक पॉइंट आप ये नोट कर लेना कि यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहां पे सीधा सीधा लिखना है कि प्रोटीन के साथ मिलकर, ये जो आपका होता है आपका प्रोटीन के साथ मिलकर, क्या होता है प्रोटीन के साथ मिलकर, ये पॉइंट नोट करना। मिलकर क्या करता है, ये गुणसूत्र की संरचना करता है। क्या करेगा, गुणसूत्र की संरचना। ये पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र की संरचना कैसे होती है, हम लोग क्या बता देंगे कि आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के साथ मिलकर ही आपका ये गुणसूत्र की संरचना यहाँ पे आपका करता है। और दोस्तों एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप ये नोट करना, जो पेपर में अक्सर आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि डीएनए की द्विकुंडलित, क्या पूछा जाए, डीएनए की द्विकुंडलित, ये अगर पेपर में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए की द्विकुंडलित की संरचना किसने प्रस्तुत की, संरचना किसने प्रस्तुत की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप राइट आंसर क्या बताएंगे, यहां भी बताएंगे वाटसन एवं क्रिक। किसका नाम बताएंगे, यहां बताएंगे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक का नाम आप यहाँ पे बता देंगे। और ये कब बताया था इन्होंने, ये बताया था इन्होंने 1953 में। कब बताया था, 1953 में बताया था। और इसीलिए इन लोगों को क्या दिया गया था, इन्हें 1962 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार इन्हें वहां पे दिया गया था। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट नोट करना, ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जहां सीधे सीधे हमारे पेपर क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 पॉइंट और नोट करना, जो आपका ये केंद्रिका लिखा जा रहा है, केंद्रिका क्या होता है, तो यहाँ पे क्या याद करेंगे, केंद्रिका आपका राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के कारण इसे आरएनए भंडार गृह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे आरएनए का भंडार गृह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आरएनए का भंडार ग्रह कहा जाता है आपका।
और यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये जीन दिया है, जीन क्या होता है? अब जीन आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई होती है। जीन क्या होती है? जीन में क्या हम लोग नोट करेंगे? ये आनुवांशिकी की क्या होती है? मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई आपकी ये हो जाती है। ये पॉइंट आप यहाँ पे इसका नोट करना कि आपका जीन क्या होता है, ये आपका आनुवांशिकता जो होती है इसकी मूलभूत इकाई हो जाती है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान से ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आएगा हमारा, और ये भी हमारा नागपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वैसे बच्चों ने आंसर देने स्टार्ट भी कर दिया। दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप नोट करना, यकीन मान चलना, बस भरोसा करिएगा, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर वहां पे होने चाहिए। तो कोशिका किसी जीव का जीवित भाग खाली स्थान होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार हमारे पेपर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। ये भी पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे कभी ये पूछता है कि जो कोशिका, अब ये बता दो अच्छा कि जो कोशिका है, क्या कोशिका, इसकी खोज किसने की? अब बता दो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज की है? हम बता देंगे रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और ये अगर पूछ ले कब इसकी खोज की थी, हम लोग क्या बता देंगे, इसकी खोज की थी 1665 में। कब की थी? 1665 में की थी। अगर यहीं पे ये तो हो गया कोशिका की खोज किसने की। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज, अगर कभी क्या पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए आपसे जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी, तो हम लोग किसका नाम बता देंगे? हम बताएंगे यहाँ पे ल्यूनहॉफ। किसका नाम बता देंगे? ल्यून। तो हम लोग वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे नाम नोट करना, ल्यूइन हॉक का नाम हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। क्या पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिकाओं की खोज किसने की थी, हम लोग बताएंगे ल्यूनहॉफ ने की थी। ये दोनों पॉइंट आप नोट करना, बहुत कंफ्यूजन आपको यहाँ पे करते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्या पूछा जाए? सबसे छोटी कोशिका, अब बता दीजिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हम क्या बता देंगे? सबसे छोटी कोशिका आप क्या बता देंगे? बताएंगे क्या? माइकोप्लाज्मा। क्या बता देंगे यहाँ पे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हम लोग इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। और यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या सबसे बड़ी, सबसे छोटी नोट कर लिया हमने, सबसे बड़ी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम किसका नाम बता देंगे? सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग अंडा आप यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों जो कोशिकाएं आपकी होती है ना, अगर ये पूछा कोशिका कितने प्रकार की होती है, हम क्या बताएंगे? कोशिका आपके 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी? यूकैरियोटिक, एक कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक आपकी यहाँ पे होती है। तो आप क्या बताएंगे? सीधे सीधे ये आंसर आप यहाँ बता देंगे। और ये सारे पॉइंट जो मैंने नोट करा है, सारे पॉइंट आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट अगर किसी को याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई पॉइंट अगर आपको याद नहीं, ये सारे पॉइंट नोट करना, सारे आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर सेट आपको एक क्वेश्चन दे जाएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए जो मैं आपको यहाँ बताता चलूं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके कौन से ऊतक के बने होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? नारियल के रेशे युक्त छिलके कौन से ऊतक के ये हमारे बने होते? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये आपका जबलपुर जेडारो में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधा सीधा आपके पेपर में पूछा गया था। तो वैसे बच्चे ज्यादा आंसर, इसका सी आंसर ज्यादा बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर सी ही आपका हो जाए। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा जो दिया गया है,
ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको ये स्क्लेरोकाइमा यहाँ पे दिया जा रहा है ना, ये आपके क्या होता है रेशेदार पौधों में कैसे होते हैं, जो आपके रेशेदार पौधे, क्या याद करेंगे, रेशेदार पौधों में क्या होता है, ये रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य वहां पे करते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे पैरेन्काइमा दिया जा रहा है, ये क्या होता है, ये पौधों में संरक्षण होते हैं, भोजन निर्माण तथा उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। कौन करता है, पैरेन्काइमा संचित करता है। और दोस्तों जो आपका ये जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, यह जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम का कार्य ये क्या होगा, जो जल हो गया तथा खनिज हो गया, जल तथा खनिज, क्या याद करेंगे यहाँ पे, जल तथा खनिज लवणों को पौधों से अन्य भागों में ये आपका पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम का। और पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि पौधों में जल की पूर्ति कौन सा भाग करता है, हम लोग क्या बताएंगे, जाइलम आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो आपका फ्लोएम होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा जाता है फ्लोएम के बारे में, यहाँ बात चल रही है, तो फ्लोएम वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। इसका मेन काम क्या होता है, भोजन के पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। कि फ्लोएम का काम क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या बता देंगे, यहाँ पे पॉइंट आप नोट करना कि भोजन को पत्तियों, क्या लिखेंगे, भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पहुंचाने का काम किसका होता है, ये फ्लोएम का काम होता है। तो अगर जल का पूछे कि जल तथा खनिज पौधे में कौन सा भाग पहुंचाता है, हम क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे। अगर आपसे ये कभी पूछा जाता है कि जो पत्तियों से जो भोजन बनता है पेड़ों में, ये पूरे पेड़ में कौन सा भाग पहुंचाता है, हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम। ये दोनों पॉइंट आप नोट करना, ये भी आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका। और जो आपका ये जाइलम वाला पॉइंट, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर बताइए। क्या राइट आंसर इसका आपका हो जाता है कि उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। इन 4 ऑप्शन बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल या कोलकाता। जेडारम क्वेश्चन ये आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर वैसे बच्चों के आने स्टार्ट होंगे। चलो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिधारण। क्या हो जाएगा, प्रतिधारण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों प्रतिधारण होता क्या है, जो आपके पोषक तत्वों के रख रखाव, संगठन तथा संरक्षित करने की एक विधि होती, कौन सी होती है, प्रतिधारण होता है। कि कोई पदार्थ हम वहां पर रखते हैं, उसका वो खराब ना हो, नष्ट ना हो, तो वो क्या होती है, एक कौन सी विधि हो जाती है, वो आपकी प्रतिधारण विधि हो जाती है। ऑप्शन सी हम लोग इसका राइट आंसर यहाँ बता देंगे। और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे उनके ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट उनके भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप लोग इस तैयारी सही चले, बस जो पॉइंट बताता चलो सारे आप नोट करना। आपको एग्जाम सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, लेकिन सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं ना, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके, बस आप वो तैयार करते रहो घर में। इसके अलावा कुछ भी आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, ना तो कोई बुक लेने की जरूरत है। और वहां पे एक बात मैं आपको ये बता दूं, वहां पे जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, यानी अभी तक आर्मी नर्सिंग के जितने भी पेपर हुए, यानी 2000 से लेकर 2024 तक, मैंने सारे क्वेश्चन आपको, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जीके हो, सारे के मैंने एक क्वेश्चन वहां पे लगा रखे हैं। बस आप जितने मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा वो आप तैयार कर लेना। इसके साथ साथ जो आपको मैंने हैंड राइटिंग नोट्स दिए वो आप तैयार कर लेना। यही तैयार करके चले जाना। और इसके बाद में प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा ही रहा हूँ, और इसके मेन पॉइंट तो मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। बस इतना तैयार करके पेपर देने जाओ, आप एकदम सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे।
और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा पहली बार ही मानो तैयारी करना चाह रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि सर हम तैयारी कैसे करें, और हमें तो यही नहीं पता कि पहले हम क्या पढ़े, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, कहाँ से हमारे पेपर में कम क्वेश्चन आता है, पहले हमें क्या तैयार करना चाहिए, दोस्तों उनके लिए मैंने बैच भी लॉन्च कर दिया, जो कि अपना एप्लीकेशन में सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। सीधा जैसे आप एनए वाला नाम सर्च करेंगे या फिर जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसमें हाई लिख के मैसेज भी करेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक अपने आप वहां पे आ जाएगा। तो वहां पे ये बैच उन बच्चों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कहां से ज्यादा पेपर क्वेश्चन पूछे थे और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए कि अपना एग्जाम क्लियर कर सके। और जो बच्चे 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं तो उनके लिए नोट से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसी बात पर आप एक बार तैयार कर लो, सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो करा, मुझे व्हाट्सएप पे नोट्स लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको इसके अभी नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल खालिस्तान पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल खालिस्तान कौन सा पदार्थ है, ये बताओ राइट आंसर क्या होगा। पुणे जेडारो क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे पूछा गया था। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वहां पे सारे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो इसके राइट आंसर बच्चों के आने स्टार्ट भी होंगे, ज्यादा बच्चे यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या, हाँ बिल्कुल कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये कोशिका द्रव्य होता है तथा केंद्रक, ये दोनों मिलकर क्या होता है, जीव द्रव्य कहलाते हैं। कभी अगर आपका कोशिका द्रव्य हो जाए और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, ये दोनों को अगर मिलके ये क्या कहलाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य। ये क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य कहलाते। अगर आपसे कभी पेपर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीव द्रव्य होता क्या है, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बता देंगे, जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण वहां पे आपको ये करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका माइट्रोकांडिया दिया गया है ना, एक पॉइंट ये याद करना कि माइट्रोकांडिया को क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस, इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पेपर बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, क्या कहा जाता है, पावर हाउस इसे कहा जाता है। और दोस्तों क्यों कहा जाता है कि जो माइट्रोकांडिया होती है इसमें आपका, इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, और जिसके कारण माइट्रोकांडिया को आपका कोशिका का पावर हाउस आपका ये कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत बार पेपर आपके आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपकी ये हो जाती है, इसे ध्यान से नोट कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपकी ये पेपर के हिसाब से हो जाती है, इसे ध्यान से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये क्रोमोमैटिन दिया जा रहा है, तो क्रोमोमैटिन क्या होता है, ये आपका यह डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होती है। ये क्या होती है आपकी, क्या होती है, यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हम बता देंगे कि डीएनए एवं प्रोटीन, डीएनए और क्या बता देंगे, डीएनए और प्रोटीन की बनी रचना होती है। कि आपका जो यहाँ पे क्रोमैटिन दिया जा रहा है, क्रोमैटिन क्या होता है, ये आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी एक आपकी क्या हो जाएगी, रचना आपकी यहाँ पे हो जाती है। और ये पेपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या कहला बनाते हैं, ये जीव द्रव्य वहां पे बनाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों के प्रमुख घटक क्या है, और जहां पे जिसके 4 ऑप्शन आपको ये दिए जा रहे हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताएंगे सारे बच्चे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सारे आप पॉइंट पॉइंट नोट जरूर करना, और इनके प्रॉपर नोट्स आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो यहाँ मैं पॉइंट नोट करा रहा हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा, फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये आपका एटीपी का प्रमुख घटक होता है, किसका, एटीपी का प्रमुख घटक आपका यहाँ पे होता है। और कई बार पेपरों में आपका एटीपी का फुल फॉर्म भी हमारे पेपर में पूछा गया था। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, ए से क्या हो जाएगा आपका एडिनोसाइन हो जाएगा, और टीपी से क्या हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट आपका हो जाएगा। यानी कि एडिनोसाइनिन ट्राईफॉस्फेट आपका एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक
2 पॉइंट और यहाँ पे नोट करें जो पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ कि जो मानव शरीर है, क्या पूछ लिया जाए, मानव शरीर में बता दो अच्छा कार्बन का परसेंटेज क्या है, किसका, कार्बन का कितना परसेंटेज आपका यहाँ पे हो जाता है। और अगला पॉइंट ये बता दो कि जो मानव द्वारा, अगला पॉइंट ये बताओ, मानव द्वारा सांस लेते समय, मानव द्वारा सांस लेते वक्त, सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बता दो कितने परसेंटेज वो ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे लेता है। ये दोनों पॉइंट आपके सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन वहां पूछे गए थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में कार्बन का कितना परसेंटेज है, तो हम लोग क्या सीधा सीधा बता देंगे, यहां बताएंगे 18.5% हो जाएगा। अब मानव द्वारा जो हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, तो हम लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या बता देंगे, 20.9% हम लोग यहाँ पे बता देंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय जैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन चार ऑप्शन में बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो आपको ये कोशिका द्रव्य है और यहाँ पे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय, ये जो वर्ड यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनके बारे में, सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी आप सभी के पास यहाँ पे होनी चाहिए। वैसे इसका आंसर काफी बच्चों के आने स्टार्ट होंगे और लगभग सारे बच्चों के आंसर यहाँ पे सही भी आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोशिकांग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोशिकांग आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये राइबोसोम दिया गया, राइबोसोम क्या होता है, तो दोस्तों जो आपका राइबोसोम होता है ये आपका आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचनाएं हैं जिन्हें हम क्या पैलेट कण भी कहते हैं। तो राइबोसोम का हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इन्हें आप पैलेट कण, इन्हें किस नाम से, यानी पैलेट कण के नाम से भी आपकी ये जानी जाती है। पैलेट कण आप लिख लेना, पैलेट कण के नाम से भी आपकी ये यहाँ पे जानी जाती है। और दोस्तों जो आपकी ये राइबोसोम होती है ना, ये आपके प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं और जिसके कारण इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री, यानी जो आपकी ये राइबोसोम है, एक यह भी नोट करना, इनको क्या बोला जाता है, इनको प्रोटीन फैक्ट्री, क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी ये आपकी जानी जाती। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आप राइट आंसर क्या बताएंगे, तो हम जो राइबोसोम होता है इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से ये जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे गोल्जी काय दिया जा रहा है, गोल्जी काय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये गोल्जी काय आपका होता क्या है। तो गोल्जी क्या होता है, इसका क्या जानेंगे, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आदि का संग्रहण और पैकेजिंग तथा श्रावण करना होता है। मेन काम क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि का संग्रहण कार्य करना होता है। ये किसका काम हो जाएगा, गोल्जी काय का आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना है कि जो आपका ये गोल्जी काय है, यहाँ पे ये पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, बता दें गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो हम क्या बता देंगे, इसकी खोज की थी कैमिलो, वैज्ञानिक का नाम हम लोग क्या नोट कर देंगे, कैमिलो, नोट करना क्या हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ये वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। अब कब खोज की थी, ये खोज की थी 1898 में, कब खोज की थी, 1898 ईस्वी में आपकी खोज की थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका जो ये प्रोटीन फैक्ट्री यहाँ पे दिया गया है, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे हो जाता है, जो आपका प्रोटीन फैक्ट्री आपका दिया जा रहा है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा ये पूछा जा चुका प्रोटीन फैक्ट्री वाला। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्जी काय की खोज किसने की और कब खोज की है, ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। ये आपके सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये 50 सेट है, बस हर सेट का टारगेट रहेगा आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। लेकिन जो चीजें आपको बताई जाए सारे पॉइंट आपके नोट होने चाहिए, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो।
तो ये सारे चीजें आपके पास प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नोट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं, इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये हमारे जयपुर जड़ावर में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट भी होंगे। चलो इसका राइट आंसर देखिए क्या आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों आपको 2-3 पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर यहाँ पे होने चाहिए। जैसे कि जो आपका जाइलम होता है, बहुत बार ये पेपर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जाइलम का काम क्या होता है। तो जाइलम जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पे नोट करना क्या बोला जाता है, इसे जल संवहन ऊतक, इसे क्या बोलते हैं, जल संवहन ऊतक भी कहते हैं, इसे जल संवहन ऊतक भी आपके कहते हैं। और इसके बाद अगला क्या नोट करना, ये जो फ्लोएम होता है, ये भी पेपर क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि फ्लोएम क्या होता है। तो यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है और जिसके द्वारा क्या होता है, पत्तियों से जो भोजन होता है, जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, तो इसका ये काम क्या करता है, उस भोजन को जो वृक्ष होता है उसके प्रत्येक भाग तक ले जाने का काम कौन करता है, ये फ्लोएम वहां पे करता है। तो ये दोनों पॉइंट जो यहाँ पे ये पॉइंट जरूर याद करना कि जो आपका जाइलम होता है, क्या होता है, जाइलम एवं जो आपका फ्लोएम होता है, जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं जो ये दोनों फ्लोएम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये आपके संवहन ऊतक है। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों आपके संवहन ऊतक होते हैं, दोनों संवहन ऊतक आपके होते हैं। कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ निम्नलिखित में से संवहन ऊतक कौन से हैं, तो जो आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, दोनों के दोनों आपके संवहन ऊतक आपके ये दोनों वहां पे हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना। और दोस्तों जो आपका ये जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, ये आपको क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। इसके पहले जो क्वेश्चन था मैंने सारा कुछ आपको वहां पे डिटेल से बता रखा था, इन दोनों का काम वहां पे क्या होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जो कि आपका शिलांग जड़ावरे में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, संक्रमण का एक लक्षण है, बताइए इसमें राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं क्या करूंगा ना, आपके जीवाणु से कौन से रोग हो जाते हैं, विषाणु से क्या रोग होते हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रोग के नाम नोट करा दूंगा। आप सारे रोगों नाम नोट कर लेना, यहाँ से पेपर अक्सर आपके क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो वैसे इसके बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। यहाँ राघवेंद्र जी का डी आ रहा है, मुकेश का सी आ रहा है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जिन बच्चों का बुखार आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, हम क्या बोल देंगे, बुखार आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें आपको नोट करा रहा हूं, सारे आप यहाँ पे नोट कर लेना। अगर दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि जो आपके जीवाणु, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो कि जो जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या पूछ लिया जाए, जीवाणु। अगर कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ अच्छा जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो हम लोग किन रोगों के नाम बता देंगे। नंबर पहला रोग कौन सा हो जाएगा, प्लेग। पहला रोग कौन सा हो जाएगा, पहला रोग तो हम बता देंगे जो प्लेग होता है किससे होता है, जीवाणु से आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या बता देंगे, निमोनिया। इसके बाद अगला रोग हम लोग क्या बता देंगे, निमोनिया, ये भी किससे होगा, आपका जीवाणु से होता है। इसके बाद अगला रोग कौन सा हो जाएगा, हम बताएंगे जो हैजा हो गया। और हैजा के बाद क्या बता देंगे, टिटनेस। हैजा के बाद कौन सा रोग बता देंगे, हम लोग टिटनेस बता देंगे। इसके बाद जो आपका काली खांसी, इसके बाद कौन सा रोग बता देंगे, काली खांसी, काली खांसी, ये रोग हम लोग यहाँ बता देंगे। और इसके बाद अगला रोग क्या बता देंगे, टाइफाइड। क्या बता देंगे, टाइफाइड बता देंगे। और इसके बाद अगला रोग क्या हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। और इसके बाद अगला, इसी में नोट कर लेना, अगला रोग क्या हो जाएगा, क्षय रोग। अगला रोग क्या हो जाएगा, क्षय रोग। ये सारे रोग किससे आपके होते हैं, सारे रोग आपके जीवाणु से होते हैं। किससे रोग होते हैं, ये आपके सारे रोग जीवाणु से आपके होते हैं। तो जीवाणु जनित ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा अब जीवाणु हमने पता हो गया, अब ये बताओ जो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, पहला आप बताएंगे खसरा। खसरा रोग किससे होता है, विषाणु से आपका हो जाएगा। फिर क्या बताएंगे, जो पोलियो,
अगला नाम क्या बता देंगे, पोलियो बता देंगे। और इसके बाद अगला नाम क्या बता देते, जैसे आपका एड्स हो गया। इसके बाद अगला नाम क्या हम लोग बता देंगे, आपका इबोला। अगला नाम क्या हम लोग बताएंगे, इबोला आपका हो गया। इसके बाद अगला नाम क्या हो जाएगा, डेंगू। अगला नाम डेंगू हो जाएगा। और फिर कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका रेबीज, क्या हो जाएगा, रेबीज हो गया। इसके अगला नाम क्या हो जाएगा, चेचक। अगला नाम क्या हो जाएगा आपका, चेचक हो जाएगा। और चिकनगुनिया, वो ये सारे रोग किससे हो जाएंगे, आपके विषाणु से आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके बाद कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपका जो प्रोटोजोआ, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, तो हर एक नाम हम लोग क्या बता देंगे, जैसे आपका मलेरिया हो गया। क्या हो गया, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से आपका होता है। या फिर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए पेचिस होती है, क्या पेचिस, ये किससे होते सारे रोग, ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट करना, सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से क्या क्या रोग होता है, और प्रोटोजोआ से आपके कौन कौन से रोग होते हैं। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। अगर ये आपको ना पता हो कोई नाम तो ये जरूर नोट करना, यहाँ सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना, सारा हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन जा रहा है कि किशोरा अवस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। इन 4 ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ एमसी में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है कि किशोरा अवस्था में शारीरिक छवि विकृत से जुड़े विकार का नाम बताइए। तो वो विकार कौन सा यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों हर सेट आपको एक क्वेश्चन जरूर दे जाएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। जो जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चल रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनोरोकिसिया नरोसा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है। ये क्या रोग होता है आपका, एनोरोकिसिया नरोसा दिया जा रहा है। इस रोग में क्या होता है, अधिक खाने पे आपका नियंत्रण किया जाता है, यानी आपको ज्यादा भोजन वहां पे नहीं दिया जाता है ताकि कि आपका मोटापा ना बढ़ जाए। अगर आपको ज्यादा भोजन दिया जाता है तो इस बीमारी में क्या होता है, आपका जो मोटापा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ने वहां पे लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका अल्जाइमर रोग दिया जा रहा है, अल्जाइमर रोग क्या होता है, ये आपका एक मस्तिष्क विकार है जो कि स्मृति क्षमता को नष्ट करता है। जो हमारी याददाश्त होती है, अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है, आपने देखा होगा कई सारे इंसान ऐसे होते हैं जो कि मान लो कोई चीज उन्हें याद ही नहीं रहती, यानी बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उनको कौन सा रोग होता है, अल्जाइमर रोग वहां पे होता है। कौन सा रोग होता है, अल्जाइमर रोग होता है। ये किस पे होता है, आपका मस्तिष्क विकार आपका यहाँ पे हो जाता है। और वैसे आपका जो यहाँ पे सीजोफ्रेनिया दिया जा रहा है, ये भी क्या होता है, एक मस्तिष्क विकार है। सीजोफ्रेनिया भी आपका क्या होता है, मस्तिष्क विकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका में खाली स्थान प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिनमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित आपके होते हैं। इन 4 ऑप्शन बताएंगे राइट आंसर क्या है। आपका नागपुर जडावरा में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो वैसे काफी बच्चों जो यहाँ पे जिन बच्चों यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आपको यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है, ये पौधे के अधिकांश गैर प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे जड़ों में पाए जाते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, ये पौधों के जड़ों में आपके ये वहां पे पाए जाते हैं। और दोस्तों जो आपका ये क्रोमोप्लास्ट होता है, ये पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, और जो हमने पौधे देखे होंगे जिसमें हरे रंग होते हैं, ये हरे कलर को छोड़ के और इसके अलावा अन्य रंगों के लिए आपका ये क्रोमोप्लास्ट वहां पे जिम्मेदार आपका ये हो जाता है। और दोस्तों जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, एक इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र आपका यहाँ पे हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी है, ल्यूकोप्लास्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट जरूर करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण
आवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था। इन 4 ऑप्शन बताना, राइट आंसर क्या होगा। कोलकाता जेडोरो में क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जिन बच्चों के आंसर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जैसे रमेश का आ रहा है बिल्कुल कोशिका, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये एक पॉइंट हमेशा याद करना है कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आखिर कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की खोज किसने की है, तो हम लोग क्या बता देंगे, कोशिका जो है खोज क्या है, मैंने वैसे ये पॉइंट मैंने नोट करा दिया था, खोज किसने की, हम किसका नाम बता देंगे, हम नाम बता देंगे रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज की है, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की है। और ये इसके बारे में किसने बताया, इनकी पुस्तक का नाम बता दो। अगर इनकी पुस्तक का नाम हमसे पूछ लिया जाए तो पुस्तक का नाम हम लोग क्या बता देंगे, क्या नाम नोट कर लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया। नोट नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया। इनके पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेना, क्या इनके पुस्तक का नाम हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम यहाँ पे हो जाएगा। ये पुस्तक का नाम इनका आप नोट कर लेना कि खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। कौन सी पुस्तक बताया था, ये बताया था माइक्रोग्राफिया पुस्तक में बताया था। ये आपका इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका की खोज का वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। किसका, कोशिका के बारे में इन्होंने बताया था। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे आपके ये यहाँ पे हो जाते हैं। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। और रिलेशन भर्ती के आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बता देंगे, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये जिम्नोस्पर्म कैसे पौधे होते हैं, ये आपके नग्नबीजी यानी सदाबहार होते हैं। ये कैसे पौधे होते हैं, ये आपके सदाबहार आपके ये पौधे यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और जो आपका ये टेरिडोफाइटा दिया जा रहा है, ये क्या होता है, ये जड़ पत्ती तथा तना उपस्थित होता है। यानी कि ये टेरिडोफाइटा कैसे पौधे होते हैं, जैसे जिसे आपका जो फर्न हो गया, क्या हो गया, फर्न हो गया, और फर्न हो गया, तथा आपका मार्सिलिया, और तथा आपका जैसे मार्सिलिया हो गई, ये क्या होते हैं, यानी कि जड़ पत्ती तथा तना इसमें क्या उपस्थित होते हैं। ये कैसे पौधे होते हैं, आपका जैसे टेरिडोफाइटा यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका एंजियोस्पर्म दिया जा रहा है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एक बीजपत्री होता है, एक आपका द्विबीजपत्री यहाँ पे आपका होता है। और दोस्तों जो आपको ये थैलोफाइटा दिया जाता है, थैलोफाइटा क्या होता है, इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है। ये जो आपके थैलोफाइटा में कौन से पौधे आते हैं, जैसे जो आपके शैवाल होते हैं, शैवाल इसमें आपके आ जाते हैं। जैसे आपका नाम जान सकते हैं स्पाइरोगाइरिया, जैसे एग्जांपल पे आप क्या नाम नोट कर सकते हैं, एक नाम नोट कर लें, जैसे कि आपका स्पाइरोगाइरा, ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेते हैं। थैलोफाइटा में क्या होते हैं, इस वर्ग के पौधों के शैवाल कहा जाता है। जैसे कि शैवाल आपका जो स्पाइरोगाइरा होता है, ये क्या होता है, आपका एक शैवाल आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये आपके जिम्नोस्पर्म यहाँ पे आपके हो जाते हैं, और इनको सदाबहार वृक्ष पौधे आपके ये बोले जाते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और शिलांग जेडोरो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था, तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोल देंगे, ये बोलेंगे क्षुद्रांत्र। जो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये आपकी छोटी आंत है, भोजन की पूर्ण पाचन के उपरांत
भोजन को अवशोषण भी इन्हीं में होता है, जो छोटी छोटी आपकी विली होती हैं छोटी आंत में, उन्हीं के द्वारा आपका होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्षुद्राणु आपका ये बोला जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के स्थल को क्या बोलते हैं, क्षुद्राणु यहाँ पे बोलते हैं। यानी आपने देखा होगा जो आपकी ये छोटी आंत यहाँ पे होती है, इसमें आप यहाँ ध्यान देखेंगे छोटे ऐसे विली टाइप के होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे छोटे नुकीले क्या होते हैं, विली टाइप के होते हैं। तो विली टाइप यानी उंगली कार, यहाँ पे छोटे छोटे रेशे टाइप वहां पे, तो वहां वहीं से क्या होता है, भोजन का क्या होता है, जो अपने भोजन वहां पे डाइजेस्ट होता है, उसमें जो आपके क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है, इनका पूर्ण पाचन वहीं पे होता है, वहीं से इनका अवशोषण वहां पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्राणु जो यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की बनी होती है, इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्लों की आपकी ये बनी होती है, तो हम लोग राइट आंसर यहाँ पे क्या बता देंगे, ये बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 झिल्ली। कितनी झिल्ली की बनी होती है, 2 झिल्ली की आपकी ये बनी होती है। और दोस्तों जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसे आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे पाई जाती है, हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे पाई जाएंगी, ये आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसे क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस, इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ जो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, हम लोग क्या बता देंगे, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस आपका ये वहां पे बोला जाता है। बहुत बार पेपर क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यहाँ दोस्तों हमारे केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी अपनी बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और हमारी केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पे हो जाएगा। वैसे काफी बच्चों के आंसर यहाँ फिलहाल सही आ रहे, मतलब आपकी तैयारी सही चल रहा है। इससे आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा, आपको एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर जो चीजें जैसी बताई जाती है आप पॉइंट यहाँ पे नोट करते हुए चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घुलित ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी घुलित ऑक्सीजन को विलंकर विधि द्वारा, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका घुलित ऑक्सीजन है, इसे किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है, ये कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता दें, इसे किस विधि के द्वारा मापा जाता है। ये आपका विकंकलर, क्या बता देंगे, विंकलर विधि, किस क्या बताएंगे, विंकलर विधि के द्वारा आपका ये वहां पे मापा जाता है। और न्यूनतम जो घुलित ऑक्सीजन क्या होती है, ये आपकी 4 mg पर लीटर आपकी होती है। न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, 4 mg पर लीटर आपकी यहाँ पे ये आपकी हो जाती है। और इस परीक्षण को करने के लिए मुख्य यौगिक किसका यूज किया जाता है, यानी इस परीक्षण जो होता है, ये परीक्षण होता है, इसमें मुख्य यौगिक किसका यूज होता है। अगर कभी क्या पूछ लिया जाए, ये बताओ मुख्य यौगिक बताइए, मुख्य यौगिक किसका यहाँ पे यूज आपका किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे आप एजाइड, क्या बता देंगे, एजाइड बता देंगे। और क्या बताएंगे आप, आयोडाइड, और क्या बताएंगे, आयोडाइड, आयोडाइड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्च, आयोडाइड। और क्या लिखेंगे, स्टार्च घोल, स्टार्च घोल। और सोडियम थायोसल्फेट, और क्या लिखेंगे, और यहाँ पे नोट कर लेना, और क्या हो जाएगा आपका, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नोट कर लेना, सोडियम थायोसल्फेट का यूज यहाँ पे आपका किया जाता है। तो इस परीक्षण को करने के लिए मुख्य यौगिक क्या हो जाता है आपका, एजाइड हो जाता है, आयोडाइड हो जाता है, स्टार्च घोल और सोडियम थायोसल्फेट आपके वहां पे हो जाते हैं। और ये किससे मापा जाता है कि घुलित ऑक्सीजन को किससे मापा जाएगा, ये आपका विंकलर विधि के द्वारा आपका ये वहां पे मापा जाता है। और 1 लीटर में 4 mg आपकी ऑक्सीजन वहां पे होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परम शून्य ताप
परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर जटारो में क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परम शून्य ताप अगर पर जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें क्या होता है, कैसा उनका मूवमेंट होता है। तो हम लोग राइट आंसर क्या बता देंगे? तो जो आपका परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण का मूवमेंट क्या हो जाता है, इनकी गति करना बंद कर देते। क्या होता है? ये गति करना ही वहां पे बंद कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैसे फिलहाल काफी बच्चों के यहाँ राइट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे एक अंकुर जी के अभी तक जितने भी आंसर इन्होंने दिए सारे राइट आंसर यहाँ पे दिए। तो दोस्तों आपको जिनके भी आंसर लगते हैं कि आखिर ये हमारा राइट आंसर हो सकता है, तो आप लोग कम से कम इनके आंसर दिया करिए। और दोस्तों आप काउंट जरूर करना कि आपके स्कोर कितना यहाँ पहुंच रहा है, कितना टारगेट आप बना के चल रहे हैं कि भाई हमारा उतना होना चाहिए। ये मान चलना जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर फिलहाल कोई बच्चा यहाँ 35 क्वेश्चन सही क्वेश्चन कर ले रहा है तो उसकी तैयारी बहुत सही चल रही है, लेकिन आपको टारगेट अभी बना के चलना है कि हमें कैसे भी करके 40 प्लस क्वेश्चन कैसे भी करके वहां पे सॉल्व करने, तभी आपका फाइनल में रिजल्ट वहां पे आ पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों कभी या तो अगर आपसे क्या बोल दे 0 केल्विन बोल दे, या फिर 0 केल्विन बोल दे, या फिर आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दे, तो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है परम शून्य ताप। इसको क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परम शून्य ताप आपका बोला जाता है। और इस तापमान पर गैस का जो आयतन होता है ना शून्य हो जाता है। इस तापमान पे क्या होता है, जो गैस होती है, गैस का जो आयतन क्या हो जाएगा? शून्य। गैस का आयतन कैसा हो जाएगा? वो आपका शून्य यहाँ पे हो जाता है। यानी जो गैस होती है किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? ये आपका ठोस का रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेगी? ठोस का रूप ये वहां पे रूप ये आपका ले लेती है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर यह आपका 273.16 केल्विन, इसको क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं त्रिक बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? जल का त्रिक बिंदु। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जल का त्रिक बिंदु। कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जल का त्रिक बिंदु है उसका टेम्परेचर क्या वहां पे होता है, हम क्या बताएंगे? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका 273.16 केल्विन आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी ये कौन सा ताप होता है? ये वो ताप होता है कि जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती हैं। यानी कि ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गई, अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती हैं, जिससे पदार्थ की गति करना बंद कर देते हैं। पदार्थ क्या होता है? गति करना आपके बंद कर देते हैं। वो क्या हो जाता है? आपका त्रिक बिंदु आपका यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपका त्रिक बिंदु यहाँ पे हो जाता है। इसी को आपको ये बोला जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु आपको यहाँ पे बोला था। ये पॉइंट आप नोट करने सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण यानी गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। क्या होता है? 4 ऑप्शन बता दिए गए और शिलोंग जटारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अभी मैंने इसका आंसर बताया था। अभी इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लियर बताया था कि इसका राइट आंसर वहां पे आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? त्रिक बिंदु। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो भाई यार ऐसे क्वेश्चन तो आप मान लो इनका सही आंसर वहां पे दिया करिए कि इनका आंसर वहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए कि जो चीजें आपको जैसे से बताई जा रही आपको सेम टू सेम ऐसी चीजें यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिक बिंदु हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर यानी इसका बिंदु का मान क्या होता है आपका? 273.16 केल्विन आपका होता। अभी मैंने आपको नोट कराया था। और त्रिक शब्द का प्रयोग, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका त्रिक शब्द का प्रयोग, अब ये बता दो त्रिक शब्द का प्रयोग क्या बोल दिया जाए? त्रिक शब्द का प्रयोग। त्रिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे किसने किया था? इसका प्रयोग किया था। नाम क्या बताएंगे? उनका नाम बता देंगे जोहान ओल्फ। क्या नाम रहेगा इनका? जोहान ओल्फ। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जोहान ओल्फ गैंग। जोहान ओल्फ गैंग। और क्या हो जाएगा इनका? डॉबे
राइनर, डॉवे राइनर, ये इनका पूरा नाम यहाँ पे हो जाता है। इनके द्वारा त्रिक शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि क्या नाम हो जाएगा, जोहान ओल्फगैंग, जोहान ओल्फगैंग आपका डावे राइनर के द्वारा त्रिक शब्द का प्रयोग वहां पे आपका ये किया गया था। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है। कि जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र बताइए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये आपका रिलेशन भर्ती में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जब आपका लखनऊ एमसी में पेपर लगा हुआ था रिलेशन भर्ती का, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वहां पूछा गया कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बिल्कुल राहुल का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका BaOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों मैं कुछ आपके रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे नोट करा देता हूँ जो कि आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ, अच्छा हमसे अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे कि जो आपका धावन सोडा होता है, क्या पूछ लिया जाए, बता दो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, तो आप क्या बता देंगे, यहां बताएंगे आप धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, हम क्या बताएंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या हो जाएगा आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका विरंजक छोड़ है, क्या पूछ लिया जाए कि जो आपका विरंजक छोड़, किसका विरंजक छोड़, अब इसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए क्या हो जाएगा, हम क्या बताएंगे CaOCl2 हम लोग यहाँ बता देंगे। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपका बेकिंग सोडा है, क्या है आपका बेकिंग सोडा, क्योंकि ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहाँ पूछे जाते हैं, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग क्या बताएंगे, ये बताएंगे हम लोग NaHCO3 हम लोग यहाँ पे बता देंगे। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपका सुहागा होता है, सुहागा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, हम लोग क्या बताएंगे, ये आप बताएंगे Na2B4O7 इंटू 10H2 आप यहाँ पे बता देंगे। ये सुहागा का आपका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे पेपर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे नोट करा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या हो जाएगा, विरंजक छोड़ क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, सुहागा का रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में आपके ये पूछे जाते थे, ये भी सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन यानी H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। हाइड्रोजन तो मैंने पहले ही बोल दिया, तो किसका आणविक सूत्र हो जाएगा, हाइड्रोजन का ही हो जाएगा। कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये लगता है भाई पेपर बहुत हार्ड आएगा वहां पे, ऐसा भी नहीं है। पेपर आपके क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे, नॉर्मल भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल वाले हैं, जो बच्चा इन क्वेश्चन को वहां पे गलत कर दिया तो भाई वो मान चलो कि भाई मेरिट से सीधा इससे बाहर ही मान लो उसे वहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कि हर बच्चा वहां पे कर पाएगा। ये वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब ये तो मान लो हाइड्रोजन को हो गया। कभी अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, अब ये बता दो शीशा होता है, क्या होता है शीशा, शीशा का हम लोग कैसे लिखते हैं। या कभी आपसे पूछ ले जो आपका सल्फर होता है, सल्फर को हम लोग कैसे लिखते हैं। या अगर पूछ ले कि मरकरी, मरकरी को हम लोग कैसे लिखेंगे। या आपसे कभी पूछ ले ये बताओ लोहा का संकेत, लोहा का संकेत बता दीजिए। या आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो आपका एंटी मनी होता है, क्या एंटी मनी, इसका संकेत बता दीजिए क्या होगा। या फिर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका जो सोना होता है इसका संकेत क्या हो जाएगा। और जो आपका सिल्वर होता है, चांदी होता है, इसका संकेत बताइए क्या हो जाएगा। या फिर जो आपका कैडमियम होता है, क्या होता है अगला जो आपका कैडमियम होता है, कैडमियम का संकेत बता दीजिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो शीशा का संकेत हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपका कैसे लिखा जाएगा, ये शीशा का संकेत आपका ये शीशा का संकेत हो जाता है। सल्फर का संकेत एस सल्फर होता है। और मरकरी का संकेत क्या होता है, Hg, ये मरकरी का संकेत होता है। लोहा यानी आयरन का संकेत Fe, एंटीमनी का संकेत क्या होता है, ये Sb, एंटीमनी का संकेत होता है। सोना का, गोल्ड का Au आपका हो जाता है। सिल्वर यानी चांदी का संकेत क्या हो जाएगा, इसका Ag आपका यहाँ पे हो जाता है। और कैडमियम संकेत क्या होता है, Cd, ये कैडमियम संकेत आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्या होता है, संकेत वहां पे होते हैं जो अक्सर हमारे पेपर कुछ ना कुछ वहां से आपका पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए कि आखिर हमारे पेपर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, इन 4 ऑप्शन बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल वाले क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चा ये क्वेश्चन वहां पे गलत कर देता, मान लो बहुत दिक्कत वाली बात है वहां पे। और वैसे इस क्वेश्चन जितने बच्चों के यहाँ पे आंसर निकल गया है, सारे बच्चे यहाँ पे राइट ही आंसर आपके यहाँ पे दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुष्क बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क बर्फ हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और शुष्क बर्फ को कैसे संकेत क्या होता है, CO के द्वारा इसे वहां पे लिखा जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपका सोडियम क्लोराइड, क्या पूछ लिया जाए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे साधारण नमक, क्या बोला जाता है, साधारण नमक आपका ये बोला जाता है। और इसका सूत्र क्या आपका हो जाता है, NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जो आपका चौक होता है, क्या होता है, चौक होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है चौक का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आप बता देंगे कैल्शियम, क्या बताएंगे यहाँ पे हम बता देंगे इसका कैल्शियम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम आपका कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3 रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका नौशादर होता है, क्या, नौशादर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोल देंगे इसका, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोल देंगे, अमोनियम क्लोराइड आप यहाँ पे बोल देंगे। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका, NH4Cl या NaCl, ये कंफ्यूजन बताना, NH नौशादर का, NaCl नोट करना, शायद NH4 होगा यहाँ पे, ये आपका नौशादर का हो जाएगा। इसे मैं कल क्लियर करके बताऊंगा, शायद यहाँ पे 4 आएगा नहीं आएगा, NaCl आप यहाँ पे लिख लेना फिलहाल। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना किसी को क्लियर होगी नौशादर का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे इस जगह 4 आएगा या फिर ये NaCl ही आपका यहाँ पे हो जाता है। और अगला अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए जो आपका लाफिंग गैस है, क्या पूछ लिया जाए, लाफिंग गैस, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बता देंगे, रासायनिक नाम इसका नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बताएंगे इसका, नाइट्रस ऑक्साइड आप बता देंगे। और उसका रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपका N2O रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका मार्स गैस है, क्या, जो आपका मार्स गैस, क्या पूछ लिया जाए, मार्स गैस का ये बताओ रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीथेन, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ 4 ही आपका होना चाहिए, NH4Cl आपका यहाँ पे होना चाहिए। आप क्लियर करके देख लेना इसका आंसर वहां पे क्या आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। ये मैंने वो सारे रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र नोट कराए जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपके ये पूछा जाता है वहां पे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि धुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट जिसे डेकाहाइड्रेट और एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल का एक यौगिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। आप बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और काफी बच्चों ने यहाँ पे सोडियम ही आंसर दिया था। इससे बस यही लग रहा है कि आपकी तैयारी सही चल रही है। बस इसे आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा अपने एग्जाम तक, जहां सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों डेली अपनी जो क्लास होगी 7:30 बजे डेली अपनी क्लास होगी, और जहां पे हर सेट आपका एक क्वेश्चन देके जाएगा। लेकिन जो चीजें आपको बताई जाए जैसे बताइए आप सारे पॉइंट आप वहां पे नोट करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये सोडियम होता है ना, क्या होता है जो सोडियम होता है, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये आवर्त सारणी में, आवर्त जो सारणी होती आवर्त सारणी का ये क्या होता है, आवर्त सारणी का यानी जो आपका आवर्त सारणी का ये प्रथम समूह में आता है। किसमें आता है, प्रथम समूह में।
किसमें आएगा, ये आपका प्रथम समूह में आपका आता है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा किस ब्लॉक में स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका एस ब्लॉक में। सोडियम कहाँ पे स्थित है, आपका एस ब्लॉक में आपका स्थित हो जाएगा। और इसका कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब बताओ सोडियम का द्रव्यमान आपका कितना होता है, तो द्रव्यमान हम लोग क्या बोल देंगे, इसका द्रव्यमान संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 23 हमारी हो जाएगी। और कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इसका परमाणु क्रमांक बता दीजिए, क्या कि ये बताओ चाहे इसका परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है, हम क्या बता देंगे, परमाणु क्रमांक आपका 11 यहाँ पे हो जाता है। तो सोडियम के बारे में ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए सोडियम के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। बेसिक सवाल है लेकिन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे भी जा चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती है, तो हम क्या बोल देंगे, 7 पंक्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पेपर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे आपके पेपर में, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी क्या आया था, आधुनिक आवर्त सारणी, क्या लिखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि इसका आविष्कार, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां बोल देंगे हेनरी मोसले ने। किसने किया था, हेनरी मोसले ने किया था। और बहुत बार ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कई बार पेपर क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। और दोस्तों जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और आवर्त सारणी में यानी कितनी होती, यानी ये तो हमने जान लिया कि जो आपकी आवर्त सारणी होती है क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती है, 7 होती हैं। और वहीं पे अगर कभी ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, अब ये बताओ अच्छा ऊर्ध्व पंक्तियां, यानी ऊर्ध्व क्या पूछ ले, ऊर्ध्व स्तंभ, क्या पूछ ले, ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या बता दीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 18 ऊर्ध्व स्तंभ हम लोग बोलेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हेनरी मोसले ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन आपके होते हैं। ये पॉइंट भी आपको वहां पे क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये आपके यहाँ पे 3 कथन आपके दिए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं कि, और ये आपका पुणे जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या चीज आपको यहाँ पे दी गई है और आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्या आंसर यहाँ पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आप फिर बताएंगे क्या आपका हो जाएगा। वैसे जिन बच्चों के आंसर आने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे जिन बच्चों के आंसर कितना राइट होगा, देखो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। ए और बी यानी जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं ए और बी दोनों सत्य, उन सभी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है। ये बात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और सभी ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक तत्व धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते, ये भी बात बिल्कुल राइट है। यानी ए और बी दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों वहीं पे अगर हम ये बात करें ना कि जो आपका ये एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आपके आते हैं, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में क्या क्या हमारे तत्व यहाँ पे आपके आते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका एस ब्लॉक होता है, कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए एस ब्लॉक में तत्व कौन कौन से शामिल हमारे यहाँ पे होते हैं, तो कौन कौन से बता देंगे। एक तो आपका क्या हो जाएगा जो हाइड्रोजन, एक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा लिथियम हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा जो आपका बेरिलियम होता है, बेरिलियम हो जाता है। इसके बाद पोटेशियम आपका हो जाएगा, इसके बाद जो आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर अगला क्या रुबिडियम जो हमारा होता है ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो कैल्शियम होता है ये आपका हो जाएगा। और जो आपका सीजीसी जो आपका सीजियम होता है, अब क्या होता है सीजियम होता है, ये आपका एस ब्लॉक का तत्व यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो आपका स्ट्रोंसियम होता है क्या होता है, एक स्ट्रोंसियम हो जाएगा। और जो आपका फ्रांसियम होता है, क्या फ्रांसियम आपका इसी में आ जाता है। और जो आपका बेरियम होता है क्या होता है बेरियम, बेरियम इसी में हो जाएगा। और जो आपका रेडियम, रेडियम होता है, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके एस ब्लॉक के तत्व आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीजें आपको बताई गई सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि इस ब्लॉक में कौन कौन से आपके तत्व यहाँ पे हो जाते हैं।
जो कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ निम्नलिखित में कौन सा आपका एस ब्लॉक का तत्व है, तो इन्हीं में आपका राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है, इन 4 ऑप्शन में बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और शिलोंग जटावरा में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, और जितने भी आपके एस ब्लॉक के तत्व सारे मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिए थे। अभी जो मैंने आपको इसके पीछे नोट करा, ये सारे तत्व किसके थे, ये आपके एस ब्लॉक के तत्व यहाँ पे थे। और इसी में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें बताओ निम्नलिखित में कौन सा एस ब्लॉक का तत्व आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा रुबिडियम। क्या हो जाएगा, रुबिडियम। यानी रुबिडियम किसमें आ जाएगा, एस ब्लॉक का तत्व आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका रुबिडियम आपका होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, NH1 और NH2 होता है। इसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका NH1 और क्या हो जाएगा, और आपका ये NH2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें आपका हो जाता है। और इसमें वर्ग की संख्या किसमें कितनी होती है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसमें वर्ग की संख्या बताइए क्या होती है। इसमें वर्ग की संख्या हम लोग क्या बता देंगे, 2 आपका ये यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो आपके ये 2 वर्ग यहाँ पे होते हैं, और इसमें जो पहला वर्ग होता है कौन सा होता है, वर्ग नंबर आपका जो फर्स्ट यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है, क्षारीय धातुएं होती है। इसमें क्या होती है आपकी क्षारीय, इसमें कौन धातुएं होती है, इसमें क्षारीय धातुएं यहाँ पे आपकी पाई जाती हैं। जैसे कि क्षारीय धातुएं कौन सी हो जाएंगी आपका, ये सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाता है, रुबिडियम यहाँ पे हो जाता है, सेलेशियम यहाँ पे होता है, और फ्रांसियम आपको यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो आपका सेकंड वर्ग आता है, वर्ग नंबर जो आपका सेकंड यहाँ पे आता है, इसमें क्षारीय मृदा धातुएं, इसमें क्या होती है, क्षारीय मृदा धातुएं, क्या होती है, क्षारीय मृदा धातुएं यहाँ पे पाई जाती है। इसमें कौन सी, ये जो मैं नोट करा रहा हूँ, ये सारे क्या हो जाएंगे, क्षारीय मृदा धातुएं आपकी यहाँ पे ये की सारी आपकी हो जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व होता है, तो आपका रुबिडियम एस ब्लॉक का तत्व आपका हो जाता है। और इसमें वर्गों की संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। वर्ग नंबर 1 में आपकी क्षारीय धातुएं आती है, और सेकंड वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं आपकी यहाँ पे आपकी आ जाती है। तो क्षारीय धातुएं कौन कौन सी आती है, वो सारी मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दी है। और क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी, ये सारी आपकी क्षारीय मृदा धातुएं यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा आपका यहाँ पे हो जाएगा, जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जटावरा में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया, तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा पी ब्लॉक का हिस्सा यहाँ पे आपका है। तो पी ब्लॉक का हिस्सा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये किसका पी ब्लॉक का आपका यहाँ पे हिस्सा आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये पी ब्लॉक का तत्व समूह होता है ना, इसमें क्या होता है 13-18, इसका समूह कौन सा होता है 13-18 पी ब्लॉक का हिस्सा आपका यहाँ पे हो जाता है। और यह अकेला ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु और उपधातु मौजूद होती है। यानी जो आपका पी ब्लॉक ऐसा एक तत्व आपका हो जाता है जिसमें क्या है आपके धातु भी है और इसके बाद अधातु भी है। क्या हो जाएंगे, धातु भी है आपका, अधातु भी है और उपधातु भी है, और क्या है उपधातु भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। यानी ये पी ब्लॉक एक अकेला ब्लॉक ऐसा होता है जिसमें आपके धातु अधातु और उपधातु तीनों आपके वहां पे होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप ये नोट करना, यहाँ पे जो आपका रेडियम दिया जा रहा है, क्या दिया गया रेडियम, क्या लिखा हुआ रेडियम। जो यहाँ पे आपको ये रेडियम दिया जा रहा है, ये आवर्त समूह के ये दूसरे का छठा तत्व है। तो रूडियम जो आपका क्या हो जाता है, ये आवर्त सारणी के समूह का दूसरे का छठा तत्व होता है। और अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ अच्छा इसका परमाणु क्रमांक, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसका बताओ कि जो यहाँ पे आपका रेडियम दिया गया, इसका रेडियम का परमाणु क्रमांक, ये बताओ रेडियम का परमाणु क्रमांक आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक कितना हम बता देंगे, इसका 88 आप बता देंगे। वहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका परमाणु भार, अब ये बता दो अच्छा इसका परमाणु भार आपका यहाँ पे क्या होता है। परमाणु भार हम लोग क्या बता देंगे, इसका 226 आपका यहाँ पे हो जाता है। और वैसे दोस्तों जो यहाँ पे आपको सिल्वर दिया जा रहा है, सिल्वर यानी चांदी, यहाँ क्या दी गई है
सिल्वर या चांदी दी जा रही। अगर इसका कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये बताओ परमाणु क्रमांक, कि सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, ये आपका 47 यहाँ पे हो जाता है। और ये बता दो अच्छा इसका द्रव्यमान संख्या, कि इसका ये बताओ कि द्रव्यमान संख्या, अब ये बता दीजिए इसका द्रव्यमान संख्या आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है। तो हम लोग इसका द्रव्यमान संख्या क्या बताएंगे, 107.9 आपका होता है, या लगभग ये आपका होता है, लगभग में क्या लिख दिया जाता है आर, या फिर ये आपका 108 सीधा सीधा आपको पेपर में वहां पे लिखा हुआ आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करने की, रेडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, रेडियम परमाणु भार क्या होता है, और सिल्वर का परमाणु क्रमांक क्या है, सिल्वर का परमाणु भार क्या, द्रव्यमान संख्या क्या, जहां सीधा सीधा हमारे पेपरों में ये अक्सर क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें होती है, लेकिन ये चीजें हम सभी को वहां पता होनी चाहिए अगर अपने को एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। तो दोस्तों मैं इसी वजह हर बार यही बोलता हूँ, ये अपना हर सेट आपको एक क्वेश्चन दे जाएगा, लेकिन सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, जो जो चीजें मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूं। अगले सवाल पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पार के रूप में आपको स्वीकार किया गया। इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। नागपुर जडारो में यहाँ पर आ रहा है, ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, तो बताएंगे कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। हम किस आधार स्वीकार किया गया था, परमाणु संख्या। अभी इसके पहले ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था जहां मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक परमाणु सारणी है वो आपकी परमाणु संख्या के आधार पर स्वीकार वहां पे आपकी की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका परमाणु संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। और मैंने अभी बताया था कि हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका कितना यहाँ पे होता है, और ये पुणे जडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो जो आपका हीलियम तत्व होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका कितना हो जाएगा, ये होता है 2। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, इसका 2 होगा 4 होगा, इसमें कंफ्यूजन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम, हाँ परमाणु क्रमांक कितना, इसका 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपकी ये परमाणु संख्या ये आपकी क्या होती है, यानी जो परमाणु संख्या, कभी अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि परमाणु संख्या बोल दे, या फिर बोल दे परमाणु क्रमांक, या बोल दे परमाणु क्रमांक, इसका संकेत क्या होता है, संकेत आपका जेड होता है। ये क्या होता है, ये आपका होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये क्या होता है, ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये आपके प्रोटॉनों की संख्या के आपके बराबर होता है। और वहीं पे जो आपका परमाणु द्रव्यमान है, क्या परमाणु द्रव्यमान, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पे होती है। इसका संकेत क्या होता है, आपका ए होता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित आपके जो प्रोटॉन होते हैं, यानी क्या होता है जो आपके प्रोटॉन और प्लस आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या होती है, ये परमाणु द्रव्यमान आपके यहाँ पे कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ जाएंगे तो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और परमाणु संख्या बोल दे, परमाणु क्रमांक बोल दे, ये सारा क्या हो जाता है, आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर आपको यहाँ पे होता है। तो ये चीजें आपको कुछ बेसिक की चीजें वहां पे क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यहाँ पे 2 के मान आपको दे दिया जाएगा, 1 का मान हमें निकालना चाहता है, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे ये हमारा काम हो जाता है। यानी हमें परमाणु आपका द्रव्यमान दे देगा, प्रोटॉन दे देगा और न्यूट्रॉन आपसे पूछ लेगा, या फिर हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देगा और हमें परमाणु द्रव्यमान हमसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए ये फार्मूला आपको वहां पता होना चाहिए, जहां से आप इसके आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहां से हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस के अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है। इन 4 ऑप्शन बताएंगे, राइट आंसर क्या आपका हो जाता है। और ये आपका कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे काफी बच्चों के यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट भी होंगे। तो राइट आंसर जिनका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन होता है, ये आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पे मौजूद है।
ये आवर्त के प्रथम स्थान पे मौजूद है और इसका परमाणु क्रमांक, और इसका क्या हो जाएगा, जो इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 1 यहाँ पे हो जाता है। और जो हाइड्रोजन होता है इसके 3 समस्थानिक, इसके कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पे क्या आपका हो जाएगा, जैसे कि प्रोटियम, नंबर 1 समस्थानिक क्या होता है, प्रोटियम, नंबर 1 प्रोटियम आपका हो जाता है। और सेकंड नंबर में क्या आता है, ड्यूटेरियम, सेकंड नंबर में हमारा क्या हो जाता है, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम आपका हो जाता है। और थर्ड नंबर में क्या आपका हो जाता है, इसमें आएगा आपका ट्राइटियम, क्या हो जाएगा, ट्राइटियम हमारा यहाँ पे आपका ये हो जाता है। ये सारे आपके हो जाते हैं, जो आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक यहाँ पे आपके ये हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, यानी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, वो बता देंगे आप यहाँ पे निक्षेपण, क्या दिया जा रहा है, क्या हो जाएगा, निक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कि जो निक्षेपण होती है ना, निक्षेपण आपके एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। यानी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाएगी, वो आपकी निक्षेपण आपकी यहाँ पे कहलाती है। और दोस्तों जो आपके ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में होता है किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाना, वो क्या कहता है, आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन में आप उदाहरण जैसे लिख लेना कपूर, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जैसे आपका कपूर हो गया या फिर आपका नेफ्थलीन हो गया, क्या नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, क्या नेफ्थलीन आपका हो गया, ऐसे आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्या हो जाता है कि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाना ऊर्ध्वपातन आपको यहाँ पे कहलाता है। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन का जलना क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वपातन यहाँ पे हमारा ये कहलाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ दोस्तों हमारे फिजिक्स से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आपके ये पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है दोलन की क्या कहा जाता है, राइट आंसर बताइए क्या आपके यहाँ पे हो जाएगा कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का की क्या कहा जाता है। और जहां पे 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन को शिलोंग जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जिन बच्चों के आंसर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहा जाता है। तो हम लोग राइट आंसर क्या बता देंगे, बताइए। और ये दोस्तों सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका मैं सभी बच्चों के आंसर का वेट करूंगा। ये आपका होमवर्क यहाँ पे हो जाता है, सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ जो आपका आवृत्ति होते है, क्या होता है आपका आवृत्ति। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आवृत्ति का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है, कि आवृत्ति का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोल देंगे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है आपका हर्ट्ज, क्या होता है आपका हर्ट्ज आपका यहाँ पे हो जाता है। ये इसका संकेत यहाँ पे हमारा हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी आवृत्ति की विमा अगर कभी पूछ लिया जाए कि आवृत्ति की ये बताइए विमा आपकी क्या होती, तो विमा हम लोग क्या बोल देंगे, टी की पावर -1, ये इसकी यहाँ पे विमा आपकी हो जाती है। या तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा या फिर आपको ये ऐसा लिखा आएगा, ये m की पावर 0 हो जाएगा, l की पावर आपका 0 हो जाएगा और t की पावर -1 आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि आपका आवर्त काल क्या होता है, क्या आवर्त काल। अब ये बताओ कि आवर्त काल हमारा क्या होता है। आवर्त काल क्या होता है, एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को क्या बोला जाता है, आवर्त काल कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है आवर्त काल का। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त काल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मात्रक सेकंड, इसका मात्रक क्या बोल देंगे, सेकंड, हम लोग इसका मात्रक यहाँ पे बोल देंगे। ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवर्त काल का मात्रक आपका सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। आवृत्ति की विमा क्या होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले। और इसका आंसर मैं सभी का वेट करूंगा, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये आपका लखनऊ एमसी में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे बच्चों के आंसर जो यहाँ पे ज्यादा निकल के आ रहे हैं, कई बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती, बंद वक्रकार होती। कैसे होती, बंद वक्राकार यहाँ पे होती है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है जो चुंबकीय क्षेत्र, क्या पूछ लिया, चुंबकीय क्षेत्र का अब ये बता दो, चाहे इसका सीजीएस क्या बता दो, सीजीएस मात्रक, इसका बताओ सीजीएस मात्रक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सीजीएस मात्रक हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सीजीएस मात्रक आपका गॉस होता है। क्या होता है, गॉस आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका एक गॉस बराबर क्या होता है, यानी एक गॉस बराबर क्या होता है, ये आपके 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है, हम 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको जो चुंबकीय, क्या चुंबकीय, चुंबकीय ये बताओ जो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम क्या बता देंगे, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका वेबर। यानी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक आपका गॉस हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाता है, और एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर आपका होता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए। और समय की मूल इकाई क्या है, इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाए। कोलकाता जेडावरो में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि समय की मूल इकाई क्या होती है। तो हम लोग समय की मूल इकाई कितनी बता देंगे, वो बता देंगे सेकंड, यानी सेकंड, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका लंबाई का, किसका, लंबाई का पूछ लिया जाए, या फिर आपसे जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का आपसे पूछ लिया जाए, या फिर जो आपका ताप होता है, ताप को पूछ लिया जाए, या फिर आपको जो विद्युत धारा, किसका पूछा जाए, विद्युत धारा का आपसे पूछ लिया जाए, या फिर ज्योति तीव्रता, ये बताइए ज्योति आपकी जो तीव्रता, ज्योति तीव्रता का आपसे पूछ लिया, या फिर पूछा जाए जो आपकी पदार्थ की मात्रा, किसका पूछ लिया जाए, पदार्थ की मात्रा, किसका पूछा जाए, पदार्थ की मात्रा। अब ये बताओ इनकी मूल इकाई क्या है। तो लंबाई की मूल इकाई क्या हो जाएगी, हम क्या बता देंगे, मीटर आप बता देंगे। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम हमारा हो जाता है। ताप क्या होता है, ताप का आपका केल्विन यहाँ पे हो जाता है। विद्युत धारा क्या होता है आपका, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता क्या होता है आपका, ज्योति तीव्रता कैंडला हो जाता है, क्या होता है, कैंडला यहाँ पे हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा क्या आपको क्या हो जाता है, मोल, पदार्थ की मात्रा का क्या इकाई हो जाएगी, मोल आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं कि अगर कभी आपसे मूल इकाई पूछी जाए, इनकी मूल इकाई, ये सारे मूल इकाई यहाँ पे हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आपके नोट कराए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा। कि जो आपका वेग होता है, वेग का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे। वैसे जो बच्चे, वैसे सारे बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ रहे हैं, वेग का एसआई मात्रक कितना हो जाएगा, ये होता है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए चाल का, किसका, चाल का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा, हम क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड, क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड। किसका पूछ लिया जाए, त्वरण का, किसका, त्वरण का, हम लोग क्या बता देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ बता देंगे। अगर कभी आपसे आवेग का पूछ लिया जाए, किसका, आवेग का, तो आवेग का हम लोग क्या बता देंगे, यहाँ बताएंगे न्यूटन सेकंड, क्या बता देंगे, न्यूटन सेकंड आप यहाँ पे बता देंगे। या फिर कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका पृष्ठ तनाव होता है, क्या, पृष्ठ तनाव, तो इसका हम लोग क्या बता देंगे, इसका बताएंगे न्यूटन मीटर, इसका क्या बता देंगे, न्यूटन मीटर बता देंगे। ये सारे आपके एसआई मात्रक यहाँ पे हो जाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे चीजें नोट कराई, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सारे आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाट की इकाई बताइए क्या है, वाट की इकाई बताइए क्या आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो वाट की इकाई क्या हो जाएगी, इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा।
कि वाट की इकाई आपकी क्या हो जाती है, तो राइट आंसर क्या हम बता देंगे, सारे बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, ये होगा शक्ति। किसकी हो जाएगी, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि जो आपका कार्य, क्या कार्य हो गया या फिर जूल, कार्य या फिर ऊर्जा, नोट कर लें, कार्य या ऊर्जा, इसकी क्या ऐसा इकाई होती है, इन सभी की आपकी जूल हो जाती है। वहीं पे कभी अगर पूछ लिया जाए जो प्रतिरोध, किसका पूछ लिया जाए, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का हम लोग क्या बोल देंगे, हम बता देंगे इसका आपका ओम हो जाएगा। वहीं पे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपको संवेग, किसका, संवेग का, तो इसका हम लोग क्या बता देंगे, इसका बताएंगे न्यूटन सेकेंड, इसका क्या बता देंगे, न्यूटन सेकेंड हम यहाँ पे बता देंगे। और वहीं पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत चालकता, क्या पूछा जाए, विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का हम लोग राइट आंसर क्या बताएंगे, इसका सीमेंस, इसका क्या बता देंगे, हम लोग बता देंगे सीमेंस। आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से हमारे जीके स्टार्ट हो जाती है और जीके के हमारे पेपर 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जीके दोस्तों आपकी ऐसी होती है ना कि इसके सारे पॉइंट आपके क्लियर वहां पे होने चाहिए। जीके आपका बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ये दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आपके जीके के यहाँ पे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब ये बताओ भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बताएंगे सारे बच्चे कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका ये कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जिन बच्चों के राइट आंसर निकल के आ रहा है, क्या 28 फरवरी, कब मनाया था, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये विज्ञान दिवस होता है ना, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है, तो ये जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। यानी कौन से वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, सर सीवी रमन। वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, सर सीवी रमन, सीवी रामन एक वैज्ञानिक थे कि इन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी और इन्हीं के सम्मान में आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है। और ये जो सर सीवी रमन थे, इनको 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें क्या, नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था। तो इन्हीं के ये पॉइंट नोट करना, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 28 फरवरी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, सर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव जो खोज की थी उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और सर सीवी रमन जी को 1930 में आपका नोबेल पुरस्कार भी आपका दिया गया था। ये पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्पादन या सृजन का उल्लेख मिलता है। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या होगा। शिलोंग जेडोरो में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी ना होके अनुच्छेद नंबर 169 आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैं 2 अनुच्छेद और यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ। अगर कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, अनुच्छेद नंबर बताइए आपको 168 में क्या आपका दिया गया, या कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो आपका अनुच्छेद नंबर है 170 इसमें क्या दिया गया, या कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अनुच्छेद नंबर आपका 171 में किसके बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 168 में आप क्या बोलेंगे, इसमें आपका विधानमंडल किसके बारे में बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है विधान मंडल के बारे में बात हुई। और अनुच्छेद नंबर 170 में किसके बारे में बात हुई, यहाँ पे विधानसभा किसके बारे में बात हुई है, विधानसभा के बारे में यहाँ पे बात हुई है। और अनुच्छेद नंबर 171 में किसके बारे में बात हुई, यहाँ पे हम बताएंगे विधान परिषद किसके बारे में बात हुई है, यहाँ बताएंगे विधान परिषद के बारे में आपकी बात हुई है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन का उल्लेख है, क्या बताएंगे, अनुच्छेद 169 बता देंगे। इसके आगे ये 3 अनुच्छेद और आप यहाँ पे नोट कर लें, ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। नागपुर जेडारो में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, वो बताएंगे आप अनुच्छेद नंबर 63।
अनुच्छेद नंबर 63 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे एक अनुच्छेद आपका कौन सा आता है, अनुच्छेद नंबर आपका 66 आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे जो आपका अनुच्छेद नंबर आपका 67 हो जाता है, एक अनुच्छेद आपका आ जाता है, अनुच्छेद नंबर आपका 69 यहाँ पे हो जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 66 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसके बारे में बात हुई है यहाँ पे, इसमें बात हुई है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें इस पॉइंट पे यहाँ पे बात की गई है। और इसके बाद अनुच्छेद नंबर जो आपका 67 है, इसमें क्या बात हुई है, इसमें बात हुई है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इसमें ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि क्या कार्यकाल कैसे होगा, कितने समय के लिए होगा। और अनुच्छेद नंबर 69 में क्या बात हुई है, इसमें बात हुई जो उपराष्ट्रपति की जो शपथ दिलाई जाएगी, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाएगी, ये सारे पॉइंट नोट करना। और कभी अगर एक क्वेश्चन और बताना है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो हाँ बिल्कुल, कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। अब ये बताइए कि जो आपकी गंगोत्री हिमनद है ये किस राज्य में स्थित है, और ये कोलकाता जिडावरे में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो जो आपकी गंगोत्री हिमनद है ये किस राज्य में आपके स्थित हो जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है ना, ये उत्तरकाशी जिले में आपके गोमुख के निकट गंगोत्री से ही होता है, गंगोत्री हिमनद से ही आपकी गंगा जी का उद्गम वहां पे आपका होता है। और गंगा की सबसे बड़ी, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि गंगा, ये बताओ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी आपकी सहायक नदी अगर पूछा जाए, कौन सी नदी, सहायक नदी। अब ये बताइए सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हम किस किस नदी का नाम दे देंगे, वो बता देंगे, यमुना नदी आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों से साझा करता है, यानी कि जो भारत देश का बॉर्डर यहाँ पड़ता है, इसकी जो आपका बॉर्डर एरिया है कितने कितने कंट्री से वहां पे टच बॉर्डर सीमा वहां पे करती है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे। वैसे इसमें जिन बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर 7 आ रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो कितने सीमाएं साझा करती है स्थलीय सीमा, वो आपके 7 देशों के साथ सीमा साझा करती है। और ये 7 देश आपके यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं। पहला देश तो आपको मान लो पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया। अगला देश हमारा क्या हो गया, अगला देश आपका अफगानिस्तान यहाँ पे हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला देश जैसे आपका चीन हो गया, चीन के बाद अगला देश हमारा क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाता है। नेपाल के बाद क्या हो जाएगा, भूटान। नेपाल के बाद कौन सा देश होगा, भूटान हो जाएगा। इसके बाद कौन सा देश आएगा आपका, म्यांमार। अगला देश कौन सा आ जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। इसके बाद कौन सा देश होगा आपका, बांग्लादेश। अगला देश कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश आपका यहाँ पे देश आपका ये हो जाता है। यानी ये 7 देश वो देश होते हैं जो भारत के साथ सीमा अपनी वहां पे साझा करते हैं। तो ये 7 देशों के नाम आप नोट कर लेना, यहाँ से अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा आपकी हो जाती है। और पेपर बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और शायद ही कोई बच्चा इसका गलत आंसर देगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है, हम लोग क्या बोल देंगे, नेपाल आप बोल देंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आपका ये लागू किया गया था। तो ये आपका अधिनियम कब आपका लागू हुआ था, हम लोग क्या बोल देंगे, 1972। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और भारत सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार के नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से ये आपका वहां पे लागू किया गया था। तो ये आपका जो यहाँ पे दिया जा रहा है संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, हम बताएंगे 1972 में।
और किसके लिए लागू हुआ था कि जो जीव होते हैं इनके जो तस्करी की जाती है यानी इनको वहां मारा जाता है, इनके संरक्षण के लिए आपका ये अधिनियम 1972 में पारित आपका ये किया गया था। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। यहाँ पे सन पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं ये कब भारत वहां पे लौटे थे, कौन से वर्ष में लौटे थे। ये जनवरी महीने में वापस आए थे, लेकिन वर्ष का नाम पूछा जा रहा था, हम लोग क्या बोल देंगे 1915। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए गांधी जी का बताइए जन्म कब हुआ था, हम लोग क्या बता देंगे 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म वहां पे हुआ था। और उसके बाद अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन्होंने कौन से आश्रम की स्थापना की, कौन से आश्रम की स्थापना की। एक आपका फिनिक्स, एक ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका फिनिक्स आश्रम था, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो हम लोग क्या बताएंगे महात्मा गांधी ने ही वहां पे की थी। और इसके बाद अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग क्या बोलेंगे, वो बता देंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बताएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले आप इसका राइट आंसर यहाँ पे बता देंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु वहां पे हो जाएंगे। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है। और दोस्तों आप लोग काउंट करते चलना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, कि आप कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, टोटल स्कोर आखिर है कितना, तैयारी कैसी आपकी यहाँ पे चल रही, टोटल स्कोर आप चेक करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1946, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1946 हो जाएगा। लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकारी गठन के लिए निमंत्रण दिया था और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकारी गठन 1946 में आपकी यहाँ पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग तक समय पर बैठक की थी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान के लिखने के लिए लगभग तक समय पर बैठक की थी। हमसे समय पूछा गया है कि कितने समय तक ये जो बैठक वहां पे हो रही थी, कितना समय टोटल वहां पे आपका लगा हुआ था। तो टोटल कितना समय लगा था, 3 वर्ष वहां पे आपका लगा था। कितना वर्ष लगा था, यानी वैसे ये 3 वर्ष वहां पे आपका सीधा सीधा आपका दे दिया जाता। वैसे अगर पूछा जाए कितना वर्ष लगा था, यहाँ पे आपका लगा था 2 वर्ष और 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय वहां पे आपका सीधा सीधा आपका ये लगा था। और इसकी जो प्रक्रिया पूरी थी ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। 9 दिसंबर 1946 को ये प्रक्रिया आपकी शुरू हुई थी और ये आपकी 26 नवंबर 1949 को ये प्रक्रिया आपकी खत्म वहां पे आपकी हो गई। यानी ये टोटल इसमें आपका ये समय वहां पे आपका लगा था, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल आपका समय वहां पे लगा हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 3 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से हमारी मैथ स्टार्ट हो जाती है और मैथ के टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन आप कराऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सारे पॉइंट टू पॉइंट आप चीजें यहाँ पे नोट करते चलना। जो जो चीजें यहाँ पे आपको मैं बताऊं सारे आपके ये इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा। बस जो चीजें आपको जैसे नोट कराई जाए सारे आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ने पर उसकी नई कीमत 500 हो जाती है, वस्तु की पुरानी कीमत बताइए क्या थी। अब ये बताओ, अच्छा अगर हमने मान लिया कि हमारी कोई वस्तु थी 100 रुपए की थी, कितने रुपए की थी हमारी 100 रुपए की थी। अब इसमें बोला गया अगर हम 25% वृद्धि कर दे, टोटल परसेंट हमारा क्या होता है 100% आपका होता है, अब 25% वृद्धि कर दो इसमें
तो ये कितना हो गया हमारा 125% आपका हो गया। यानी जब हमने इसमें आपका 125% यानी 125% हटाया हमने, तो बटे 100 कर, ये किसके बराबर हमारा हो गया, ये आपका 500 के बराबर यहाँ पे हो गया। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये बताओ उसकी पुरानी कीमत क्या होगी। तो पुरानी कीमत क्या, किसी एक्स का मान तो हमसे पूछा जा रहा था, एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा 125। यहाँ पे सीधा सीधा आपका हो जाएगा, 25 से काटो 25, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा, 5 से इसे काटा कितना, यहाँ पे 100 हो गया, 100 गुणे 4 कर दो कितना आपको, ये सीधा सीधा आपका 400 हो जाएगा। यानी इसकी पुरानी कीमत कितनी हो जाएगी, 400 रुपए आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मैथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल वहां पे सवाल आएंगे, बस आपकी कैलकुलेशन वहां पे आनी चाहिए। आप इनके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 120 में खरीदता है, 120 में कोई खरीदा और 150 से बेचता है, तो उसका लाभ का परसेंटेज बताओ, उसका लाभ का परसेंटेज। अगर हमसे ये बताओ, अगर हमने कोई सामान 120 खरीदी 150 में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें रुपए का हुआ 30 रुपए का हमें लाभ हुआ। लेकिन परसेंटेज लाभ पूछा जा रहा था, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कि जितने रुपए का आपको लाभ होगा उससे ऊपर आप लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कितने रुपए में खरीदा था 120 और परसेंटेज पूछा जा रहा है, गुणे आप कर दोगे 100 से। एक जीरो जीरो काट दिया आपने, 3 से काटा यहाँ पे 10 हुआ, इधर काटा 3 चौक 12 हमारा हो गया, 2 से काटो ये आपका कितना हो गया 5 हो गया, ये 2 से काटा यहाँ पे हो गया 5, 5 गुणे 5 कर देंगे कितना आएगा, ये 25% हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज का ये आपके एएमसी में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपका लखनऊ एएमसी पेपर हुआ था आर्मी का, वहां पे ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ऐसे मैथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, मैथ ज्यादा आपकी वहां पे डीप नहीं जाएगी, बस आपको ज्यादा फोकस करना अपने साइंस वाले पार्ट पे, यानी बायोलॉजी केमिस्ट्री मेन। और जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं ना, अगर आपने एक बार वो नोट्स तैयार कर ले, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके वहां देखने मिल जाएंगे, यानी कोई क्वेश्चन आपको वहां से बाहर ही नहीं जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट नोट्स आप प्रॉपर तरीके से वहां पे तैयार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, सारे बच्चे को ऐसे राइट आंसर यहाँ पे आ ही गया। राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका 2000 पूछा जा रहा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा जा रहा, वो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2000 गुणे 2 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, 5% दर है यहाँ पे क्या 5% और बटे क्या कर दो आप यहाँ पे 100 से गुणा कर दो, ये 2 0 हमारे कट जाएंगे, 5 दूना 10 और 10 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 200 आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन मैथ का आता है, इसमें क्या दिया जा रहा है कि एक वृत्त का व्यास, यहाँ पे दिया गया व्यास 14 मीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या यहाँ पे होगा। तो दोस्तों जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये आर क्या होती है, हमारी यहाँ त्रिज्या होती है, लेकिन सवाल में क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया व्यास। तो जो त्रिज्या होती है आपके व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पे अगर व्यास हमारा 14 है, इसकी त्रिज्या क्या आपकी हो जाएगी 7 यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई का मान यहाँ पे कितना दिया गया 22/7 दिया गया, तो यहाँ पे रख देंगे 22/7 कर देंगे। और आर स्क्वायर का मान, आर का मान क्या 7 दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 आपका हो जाएगा, 1 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 4 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 15, यानी कितना हो जाएगा आपका 154 आपका हो जाएगा, 154 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या दिया गया है कि एक बेलनाकार नलिका, नलिका कैसी है, बेलनाकार नलिका है कि त्रिज्या यहाँ पे दी गई 5 मीटर और इसकी ऊंचाई है 12 मीटर और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। लेकिन यहाँ पे पाई का मान 22/7 ना देके आपका पाई का मान कितना 3.14 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसके बाहरी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका सतही क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसका जो सतही क्षेत्रफल का फार्मूला आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर H प्लस आर यहाँ पे आपका हो जाएगा।
बस जो जो मान आपके दिए गए सारे मान आपको यहाँ पे रख देने, जहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे क्या दिया जा रहा है आपका 2 पाई का मान कितना आपको दिया गया 3.14, क्या दिया गया 3.14 आपका दिया गया। और इसके बाद आर का मान यहाँ पे क्या त्रिज्या हमारी दी गई 5 मीटर आपको दी गई है। और ब्रैकेट में क्या होगा h+7 यानी 5 + 12 क्या हो जाएगा 5 + 12, यहाँ पे इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह 2 × 3.14 गुणे यहाँ 5 दिया। अब ब्रैकेट जोड़िए कितना हो जाएगा 12 5 कितना ये आपका 17 हो जाएगा। 17 किसमें आपका गुणा में आपका ये आ जाएगा। जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 × 7 करेंगे 170 हो जाएगा। और 3.14 से गुणा करेंगे कितना आपका हो जाएगा ये आपका 530 आपका सीधा सीधा निकल के आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 530 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों आज के स्टेट मैंने जो चीजें आपको बताई हैं सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना। और जो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ये मान चलना, इसकी जो पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपके पास इसकी पीडीएफ ना पहुंच पा रही तो व्हाट्सएप नंबर मेरे शो कर रहा है, इसमें हाई लिख के मैसेज कर देना, जहां पे ये सारे क्वेश्चन की मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको ये सेट करा रहा हूँ यानी कि जो आपके ये मान चलना है कि जो आपकी ये 50 सेट में कराऊंगा आपके एग्जाम पहले, यहाँ सीधे सीधे आपको 45 से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो चीजें आपको पॉइंट पॉइंट चीजें बताई जाए सारी आप ध्यान से नोट करते चलना, उनकी प्रैक्टिस आप वहां पे करते चलेगा। ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में जो अपनी क्लास इसी टाइम पे होगी। और यह वीडियो अगर आपको दोस्तों जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और अगर आप नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के और आपको इस तरह की वीडियो वहां मिलते रहे। तो ओके दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक अगली क्लास में।